नमस्कार। हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के सामाजिक ज्ञान विषय का रिवीजन कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये केवल उन्हीं बच्चों को फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मैं तो आज ही इसी वीडियो को देख के मेरा तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो गलत है। वो कुछ नहीं समझ पाएगा। ये केवल क्योंकि रिवीजन में स्पीड रहेगी, और स्पीड में मैं केवल किताबों में कुछ टॉपिकों के नाम ही बताऊंगा, उनको ज़्यादा समझाने का समय इस वीडियो में नहीं दूंगा, इसलिए जिससे किताब आपके आंखों के सामने से एक बार निकल जाए। तो मेरा काम केवल पुस्तकों को आपकी आंखों के सामने हर एक पन्ने को निकालना है और उस कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। तो कोशिश रहेगी मेरी सीख ताकि आपका ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो पुस्तक है वो है समकालीन भारत। समकालीन भारत भूगोल की ये किताब है। पहला चैप्टर आपके सामने है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में सबसे पहले आपसे संसाधन की परिभाषा पूछी जा सकती है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो संसाधन की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा जिसे उपयोग में लेने के लिए मानव के पास प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी या तकनीकी उपलब्ध हो, प्रत्येक वस्तु संसाधन है। इसके अलावा संसाधनों के प्रकार में बात करें हम, प्राकृतिक, मानवीय और मानव निर्मित, ये मैं बता चुका हूँ। संसाधन 3 प्रकार के, प्राकृतिक, मानवीय और खुद मानव भी एक संसाधन है। इसके बाद हम प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में यहाँ बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो जिनको पुनः से प्रकृति द्वारा पूर्ति की जा सकती है। पुनः पूरित जिनको प्रकृति यानी नए सिरे से बनाया जा सकता है। और अनवीकरण योग्य संसाधन वो हैं जिनको प्रकृति में या तो वो बनते नहीं हैं नष्ट होने के बाद, या बन जाते हैं लेकिन बनने के बाद एक बार नष्ट होने के बाद वो तुम्हारा से फिर बनने में उनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद हम बात करें इनको जैव और अजैव संसाधनों में भी बांटा गया है। देखिए यहाँ उत्पत्ति के आधार पर यानी इनका जन्म कैसे हुआ है, जीवों से या निर्जीव से। तो जीवों से यानी जिनमें जीवन है उनको जैव संसाधन, और जिनमें जीवन नहीं है उनको अजैव संसाधन। समाप्तता के आधार पर अभी मैंने आपको बताया नवीकरणीय, अनवीकरणीय। जो समाप्त हो जाते हैं वो अनवीकरणीय हैं, यानी फिर वो दोबारा नहीं बनेंगे। और नवीकरण योग्य, जैसे हम जल का उदाहरण देखें, जल प्रकृति में बार बार पूर्ति होती रहती है, तो जल कैसा संसाधन है, नवीकरण योग्य। इसके बाद आगे हम देखें स्वामित्व के आधार पर, यानी संसाधनों का स्वामी कौन है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति विशेष उसका स्वामी है तो व्यक्तिगत, हमारा पूरा समुदाय या समाज उसका, समाज के कुछ लोग उसके स्वामी हैं तो सामुदायिक, और पूरा देश अगर उसका स्वामी है तो राष्ट्रीय, और पूरा विश्व विश्व का जिस संसाधन पर कब्जा हो या सभी का अधिकार हो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये स्वामित्व के आधार पर हो गए। इसके बाद हम बात करें विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर देखिए यहाँ संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये इस आधार पर हैं कि इनमें से किसी को कोई संसाधन है या संसाधन बनने योग्य है या संसाधन नहीं बनने योग्य है, कब कोई वस्तु संसाधन बनेगी, इस आधार पर इनको परिभाषित किया गया है। तो इसको आप देख लें पुस्तक में। इसके बाद हम अगला बिंदु है संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास के लिए यहाँ पृथ्वी पे निरंतर कुछ न कुछ प्रयास होते रहे हैं। तो इन ऐसे ही एक प्रयास है रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन। क्योंकि मानव संसाधनों को निरंतर नष्ट कर रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण भी फैला रहा है, और इसके लिए ये वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जाहिर की, और इसके लिए एक सम्मेलन ब्राज़ील जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उस ब्राज़ील
के रियो डी जेनेरो नामक शहर में 1992 में पर्यावरण की चिंता करने के लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा की गई। इसमें 21 बिंदु तैयार किए गए जो स्थानीय निकायों के द्वारा लागू किए जाने के लिए जोर दिया गया कि स्थानीय निकाय इनको लागू करेंगे। इसके बाद हम बात करें, यहाँ एक बिंदु है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार, और पोषण देने वाला, लगातार पोषण होता रहे, लगातार किसी चीज़ की पूर्ति होते रहे, तो ये सतत पोषणीय हो गया। अब विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें हम विकास तो हो, यानी हमारा विकास हो या हम विकास करें, लेकिन विकास प्रक्रिया में सततता रहे, यानी लगातार विकास होता रहे। इसके लिए हमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है कि संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहें, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जब संसाधन बचे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी लगातार अपना विकास कर पाएंगी। इसके अलावा इस संसाधनों के उपयोग करने से या प्रयोग में लेने से पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो यहाँ दो बिंदु हैं इसमें, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा के रखना और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने देना। ये दो बिंदु, अगर आपसे पूछा जाए सतत पोषणीय विकास क्या है, तो इन दो बिंदुओं का आप जरूर वर्णन करें। एक तो भावी पीढ़ियों का ध्यान रखना है विकास प्रक्रिया में, और दूसरा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना। तो सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें विकास प्रक्रिया में आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए विकास किया जाए, तो ये कहलाएगा सतत पोषणीय विकास। अगला बिंदु है संसाधन नियोजन, यानी संसाधनों को नियोजित करके उपयोग में लेना, यानी उनका क्या उपयोग है, किस तरह उपयोग किया जा सकता, किस तरह अनुकूलतम उनका उपयोग किया जा सकता है, कितने संसाधन हमारे पास हैं, उसको योजना बनाकर अगर हम उपयोग में लेते हैं तो ये संसाधन नियोजन कहलाता है। इसमें हमें सबसे पहले संसाधनों का आकलन करना होता है, फिर उसके लिए योजना बनानी होती है, उसको काम में लेने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस पे भी हमें योजना बनानी होती है। तो संसाधन नियोजन यानी संसाधनों को योजना बनाकर काम में लेना संसाधन नियोजन कहलाता है। इसके बाद हम बात करें भारत में संसाधन नियोजन की, तो भारत में संसाधन नियोजन में यहाँ देखिए क्या दे रखा है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर। सबसे पहले हमें संसाधनों का आकलन करना है, कितने संसाधन है हमारे पास। इसके बाद संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, दूसरा नंबर आ गया प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। संसाधन है हमारे पास लेकिन उसके लिए यूज करने के लिए हमारे पास मशीनें नहीं हैं, औजार नहीं हैं, तो फिर वो संसाधन किसी काम के नहीं है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का हमें। तीसरा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय, यानी संसाधनों का विकास करना और राष्ट्र के लिए जो योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं या एक वर्षीय योजनाएं लागू की जाती हैं, उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना, ये भी इसमें हमें ध्यान रखना है। तो ये भारत में संसाधन नियोजन के 3 चरण हैं। तो भारत में योजना काल से ही, जब से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया, तब से ही ये स्थिति चल रही है कि हम संसाधनों को नियोजित करते रहे हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु है इस अध्याय में वो है संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, जो मैंने शब्द दिया है ऊपर बताया था, आपको समझाया था, सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि संसाधन हमारे लिए बचे रहें, भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहें। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला बिंदु है हमारा भू संसाधन। भू संसाधन, भू कहते हैं जमीन को। तो जमीन यदि हमारी
सुरक्षित है। ज़मीन हमें काफ़ी कुछ देती है। हमारी जो कृषि प्रधान देश हमारा है, दुनिया भी पूरी कृषि पर निर्भर है खाने के लिए। तो अगर ज़मीन अच्छी है, ज़मीन सुरक्षित है, उपजाऊ है, इसके अलावा ज़मीन पे हम मकान भी बनाते हैं, वन भी इस पे होते हैं, परिवहन संचार व्यवस्थाएं भी इसी पे चलती हैं, तो भू संसाधन एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें देता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें कुछ बिंदु हमारा यहाँ रह गए हैं, इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1968 में संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की? क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेश सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। तो सतत पोषणीय विकास इसमें भी शब्द आया है, और ये परिकल्पना जो है ये इसमें दिया है, हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम क्या है? हमारा साझा भविष्य। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखें। इसके बाद रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा इसका जो ये पुस्तक बनी थी हमारा साझा भविष्य, उस पर यहाँ चर्चा की गई पर्यावरण के विकास के लिए। फिर से हम बात करते हैं भू संसाधन की। और भू संसाधन क्या है? देखिए, भारत में अगर भूमि पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, पर्वत, पठार और द्वीप पाए जाते हैं। 43% भू क्षेत्र मैदान है। तो ये सब किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। ये भू संसाधन के बाद हम भू उपयोग की बात करेंगे। भू उपयोग, भू माने ज़मीन का उपयोग। तो देखिए यहाँ ज़मीन के विभिन्न उपयोग दे रखे हैं। यहाँ वन के रूप में, कृषि के रूप में, प्रतिभूमि और प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो ये देखिए किस किस काम में ये खेती आती है। इसके बाद जो बची हुई होती है वो कहलाती है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ये सारे उपयोग हो गए ज़मीन के, तो इनको कहेंगे हम भू उपयोग। तो भू उपयोग हमने देखे। इसके बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी भारत में किस तरह से ज़मीन को काम में लिया जा रहा है, किस किस काम में ज़मीन में लिया जा रहा है। तो हम देखते हैं हिमालय पर्वत है, पठार है, और इन क्षेत्रों को छोड़ें तो यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ खेती बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में जहाँ समतल ज़मीन है वहाँ खेती की जाती है। पहाड़ों में भी खेती की जाती है, लेकिन पहाड़ों में जो खेती है वो इतनी प्रभावी नहीं है। इसके बाद अगला बिंदु है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण क्या है? ज़मीन के उपजाऊपन का कम होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो ज़मीन का या भूमि का यदि अपरदन होता हो, उसमें उपजाऊपन कम होता जा रहा हो, कोई तत्व अनावश्यक जहरीला बढ़ता जा रहा हो, तो इससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। उस पर इसमें बात की गई। तो उसके संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं। या तो अपरदन पर रोक लगाने के कुछ तरीके हैं। ज़मीनों को देखिए, यहाँ ये भी दे रखा है कि थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वन उन्मूलन महत्वपूर्ण है भूमि निम्नीकरण का कारण। उड़ीसा जैसे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ ज़मीनों को, वनों का उन्मूलन किए जाने से, वनोन्मूलन का मतलब है वनों को काटना। दूसरा यहाँ कारण बता रखा है अति पशुचारण, यानी पशुओं को ज़्यादा चराना, ये भी भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। तो ये इन चीज़ों पे अगर रोक लगा दें तो शायद भूमि निम्नीकरण पे की समस्या समाप्त हो सकती है। इसके अलावा भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए चरागाहों का उचित प्रबंधन, अति पशुचारण पर नियंत्रण, रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, और कम पानी की फसलें रेतीले क्षेत्रों में ली जा सकती हैं। इसके बाद आते हैं मृदा संसाधन। मृदा कहते हैं मिट्टी को।
मृदा यानी भूमि में जो मिट्टी पाई जाती है उसको मृदा संसाधन कहते हैं। तो मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में, ये कह रहा है कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इसमें सहायक तत्व क्या है, देखिए सहायक तत्व देखिए जमीन भूमि के बनने में वनस्पति शैल, जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, तापमान परिवर्तन, बहते जल, ये बहुत सारी चीज़ें मिलके और लाखों वर्षों में और ज़मीन का 1 सेंटीमीटर बन पाता है। इसके बाद हम आगे बात करें मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं के वर्गीकरण यानी मृदा कितने प्रकार की होती है, तो देखिए जलोढ़ मृदा, सबसे पहली मृदा यहाँ दे रखी है जलोढ़। जल के द्वारा जो नदियों के द्वारा जो मृदा लाई जाती है काफ़ी उपजाऊ होती है। 2 तरह की होती है, एक भांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ जो पुरानी मिट्टी है, जो 40-50 साल में कभी बड़ी जो बाढ़ आती है उस समय की पुरानी जलोढ़ को भांगर, और हर साल जो नई मिट्टी आती है उसको खादर कहा जाता है। तो भांगर खादर के रूप में जलोढ़ मृदा को बांटा गया है। तो जिन क्षेत्रों में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ फसलें अधिक अच्छी ली जा सकती हैं। अगली मिट्टी है काली मृदा। काली मृदा पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर, जहाँ चूँकि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार काली लावा से बना हुआ और उसी लावा के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ मूंगफली, कपास जैसी फसलें आसानी से ली जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करें, अगली मिट्टी है लाल पीली मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा। लाल पीली ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में। इसके बाद लेटराइट मृदा की हम बात करें तो लेटराइट मृदा ये केरल और तमिलनाडु वगैरह जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ उनमें से जो पोषक तत्व हैं उनका नीचे की तरफ बहाव हो जाता है, तो वहाँ ईंट जैसे कलर की लाल मृदा का निर्माण होता है, जिसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इसमें काजू, इलायची वगैरह, काली मिर्च वगैरह की फसलें ली जा सकती हैं। अगली मृदा है मरुस्थली मृदा। रेतीली मिट्टी जहाँ पानी कम बरसता है और तेज़ धूप पड़ती है वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जैसे भारत में राजस्थान का थार का मरुस्थल। अगली मृदा है वन मृदा। वनों में पाई जाने वाली जो मृदा होती है ये कौन सी होती है, वन मृदा। और इसके बाद तो इसी के साथ आपके ये अध्याय संसाधन एवं विकास का रिवीजन कंप्लीट होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले संसाधन एवं विकास का रिवीजन कराया। अब हम देखते हैं वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो देखिए वन एवं वन्यजीव, तो वन एवं वन्यजीवों की हम बात करें तो वन्य जीवन कृषि में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं और जिसके कारण यहाँ जीव जंतुओं का तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। पेड़ पौधों को वनस्पति जात और जीव जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं और इन पेड़ पौधों की लगातार जीव जंतुओं का शिकार हो रहा है और पेड़ पौधों को लगातार निरंतर काटा जा रहा है। इससे पर्यावरण में असंतुलन बढ़ा है। इसीलिए प्रश्न उठा है इनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो भारत में वन्य जीव के संरक्षण हेतु वन उद्यान बनाए गए हैं, जिनको राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ एक वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ 1978 के दशक के दौरान। पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पे बात की और ये अधिनियम बना भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो इसको भी ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। इसका
उद्देश्य था जो जंतु समाप्त होने जा रहे हैं, जो जीव जंतु, जो वन्य प्राणी समाप्ति के कगार पर हैं या भविष्य में समाप्ति के कगार पर पहुंच सकते हैं, उनके शिकार पर रोक लगाना, उनको पर्यावरण उपलब्ध कराना जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपनी संतति को बढ़ा सकें। इसके बाद 1 अप्रैल 1973 को सरकार द्वारा बाघ परियोजना लागू की गई। ये भी ध्यान रखें, ये बाघ राष्ट्रीय पशु है, प्रोजेक्ट टाइगर भी इसको कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत में लागू किया गया। तो देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई। अब देखिए, वनों की हम बात करें, वन और वन्यजीव के प्रकार और वितरण में बात करें तो देखिए, वन जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है यहाँ: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो हैं जिनमें शिकार पे वन्य प्राणियों के पूरी तरह से रोक लगाई गई है, वहाँ विशेष परिस्थिति में ही अनुमति दी जाती है उस वनों में घुसने की। दूसरा है आरक्षित वन। तो इनमें कुछ छूट दी जाती है, लेकिन इनमें भी शिकार पे रोक है। अवर्गीकृत वन, ये व्यक्तियों और समुदायों के अंतर्गत आते हैं, इन पे सरकार का स्वामित्व नहीं है। ऐसे वन जगह जगह बिखरे हुए हैं, इसलिए इनको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। तो ध्यान रखें, ये सरकारी संरक्षण में ज़्यादा हैं, इनमें कुछ छूट है और ये पूरी तरह से समुदाय या समाज के संरक्षण में। तो ये 3 तरह के वन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। समुदाय और वन संरक्षण, या विभिन्न प्रकार के समुदायों द्वारा वन संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं पुराने समय से। ये पेड़ों की, हमने भी देखा है कि समाजों में पेड़ों की पूजा की जाती है और पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए ये ऐसी परंपराएं प्रारंभ हुई हैं। हिमालय में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये भी उत्तराखंड राज्य में फैला था। इसमें लोगों ने पेड़ों से चिपक कर अपने आप को, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक के कोशिश की थी कि पेड़ों को नहीं काटा जाए। तो आपका और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो इसी के साथ अध्याय 2 का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा चैप्टर है जल संसाधन। तो जल संसाधन, जल को भी संसाधन माना गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी प्रकृति इसकी पुनः पूर्ति करती रहती है। लेकिन इसको हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जल, प्रकृति पूर्ति तो करती है लेकिन उतना नहीं कर पाती जितना हम नष्ट कर रहे हैं वर्तमान में। धीरे धीरे जल, पृथ्वी पर पीने योग्य जल कम होता जा रहा है। हम कहते हैं कि 70% पृथ्वी पर जल है, लेकिन फिर भी जल की कमी है। तो जल भले ही पृथ्वी पर खूब पूर्ति होती हो, लेकिन पीने योग्य जल केवल 1% ही उपलब्ध है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए सरकारें भी विभिन्न योजनाएं बनाती रही हैं। तो जल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राचीन भारत के जलीय कृतियों की यहाँ बात की गई है। तो कुछ पुराने समय में ये रहट वगैरह और या बांधें, झीलें जो बनाई गई थी, यानी पुराने जो हमारे राजा महाराजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ नाम है, ईसा मसीह के समय की बात है। अन्य कलिंग जो उड़ीसा का राज्य था, वहाँ भी विभिन्न सिंचाई के संसाधनों की बात की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि पुराने समय से ही सिंचाई परियोजनाओं पे जोर दिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करें महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना। ये बांध क्या है, ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तो इस बांध पे हम बात कर लेते हैं। बांध, परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में इन खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध किए जाते हैं।
तो बांध देखिए, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति और मनोरंजन है, बाढ़ नियंत्रण है, आंतरिक नौचालन और मछली, यानी इतने सारे उद्देश्य पूरे कर, मछली पालन भी इनसे होता है, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इसके बाद भाखड़ा नांगल, सतलज ब्यास, ऐसी बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में बनाई गई हैं। अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी ध्यान रखें, पूछा गया है प्रश्न, आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे बांधों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करें ये इसमें विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम यहाँ चित्र में दे रखे हैं, वो भी आप देख लें। इसके बाद अगला बिंदु है वर्षा जल संग्रहण, यानी बरसात के पानी को संग्रहित करना। तो इसके लिए हमारे जो प्राचीन लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो अनेक प्रकार की विधियों से जल को संरक्षित करते थे। तो वर्षा जल संग्रहण के लिए जो जो विधियाँ, जैसे बावड़ी है, टांके वगैरह बनाए जाते थे। यहाँ देखिए गुल, पहाड़ी क्षेत्रों में गुल नाम की संरचना बनाई थी। इसके बाद हम बात करें कुल, गुल कोई कुल भी कहते हैं, ये हिमालय क्षेत्र में नदी की धारा का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण, यानी छत के पानी को नीचे टैंकों में एकत्रित करना, जमीन के अंदर पहुंचाना, ये कहलाता है छत वर्षा जल संग्रहण। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन और जोहड़, ये भी इसी के उदाहरण हैं। टांके की बात करें, भूमिगत टैंक को टांका कहते थे। जोहड़ होते थे छोटे कुएं, खड़ीन रेत के टीलों के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको खड़ीन कहते हैं, और जोहड़ छोटे कुएं, शेखावाटी क्षेत्र में छोटे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। टांका, भूमिगत जो टैंक बनाए जाते हैं उनको टांका कहा जाता है। तो ये सभी वर्षा जल संग्रहण के प्राचीन तौर तरीके हैं हमारे बुजुर्गों के। तो धीरे धीरे इनकी तरफ हमारा रुझान कम होता जा रहा है। तो इन संसाधनों का, ये जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं बचाने के लिए पानी को, इस पे भी हम ध्यान दें। इसी के साथ अगले चैप्टर पे चलिए बच्चों, अगला हमारा चैप्टर है कृषि। कृषि की हम बात करें तो कृषि कहते किसे हैं, जमीन में फसल उगाकर और उन्हें तैयार करना और उनके लिए मेहनत करना, ये हमारी खेती है, कृषि कहलाती है। तो कृषि के प्रकारों की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी पुराने समय से ही जो शुरुआत में जीवन जीने के लिए, यानी पेट भरने के लिए जो खेती की जाती है उसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसी में हम बात करें कर्तन दहन प्रणाली, ये क्या है, कर्तन दहन प्रणाली, काटो और जलाओ, यानी वनों को, प्राचीन जो हमारे आदिवासी लोग थे वो जमीन को काट के, और ज़मीन पे जो पेड़ पौधे होते थे उनको काटते थे, वनों को काटते थे, फिर उनको जला देते थे, और फिर वहाँ कई साल तक, 2-3 साल तक खेती करते थे, और जब उनका उपजाऊपन समाप्त हो जाता था तो फिर वो दूसरी जगह चली जाते थे, दूसरी जगह खेती करते थे। तो इनको अलग अलग राज्यों में जो ये कर्तन दहन प्रणाली थी, इनको अलग अलग, इनको झूम कहा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। मणिपुर में पामलू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। अब देखिए झूम जो खेती है, यहाँ कर्तन दहन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसको विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों में मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, और इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में रे के नाम से इनको जाना
जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, मध्य प्रदेश में पोड़ो अथवा पेंडा, उड़ीसा में पुड़ावो, पामाडावी, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बरीगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टे, हिमालय क्षेत्र में खिल, और झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये खेती हो गई। तो अगली है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि क्या है? यदि मान लीजिए हमारे पास ज़मीन कम है और परिवार बड़ा है, तो हमें जीवन जीने के लिए कम ज़मीन पे ही ज़्यादा फसलें, साल में 2-2, 3-3 फसलें लेनी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फसल लेंगे, साल में 2 या 3 फसल लेंगे, और वो भी गहन, उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे जिससे हमारी फसल ज़्यादा भी हो, मात्रा में भी ज़्यादा हो। तो ऐसे ही कृषि कहलाती है गहन जीविका कृषि। वाणिज्यिक कृषि ऐसी फसल हैं जिसको हम लाभ कमाने के लिए बोते हैं, पैसा कमाने के लिए बोते हैं, ये सब कहलाती हैं वाणिज्यिक कृषि। यानी इन फसलों को हम अपने काम में लेने के बाद शेष फसलों को बाजार में ले जाकर, मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। तो इस प्रकार की फसल वाणिज्यिक कृषि कहलाती हैं। रोपण कृषि, एक जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में बागान लगाना, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे रबड़, कॉफ़ी, चाय आदि के बागान लगाना। इसके बाद है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप यानी फसलों को किस तरह से हम बोते हैं साल में। तो देखिए, शस्य प्रारूप की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के मौसम होते हैं, और इसके आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं वो रबी, जो गर्मियों में बोई जाती हैं वो जायद, और जो बरसातों के मौसम में यानी जून जुलाई में जो बोई जाती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ। तो ये 3 प्रकार का हमारा शस्य प्रारूप। फिर हम परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है मुख्य फसलें। तो देखिए, इसमें पूछेंगे आपसे चावल की फसल के लिए आवश्यक, या तो चावल या गेहूं या कोई और फसल, आपसे एक फसल पूछी जाएगी शायद एग्ज़ाम में। जहां तक मेरा मानना है अभी तक तो यही होता आ रहा है, कोई भी एक फसल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इन फसलों को थोड़ा देख लें, किस फसल के लिए कितना तापमान बोते समय चाहिए, काटते समय कितना चाहिए, कितनी बरसात होनी चाहिए, और किन क्षेत्रों में ये बोई जाती है। तो सेंटीमीटर में बरसात, टेम्परेचर, डिग्री टेम्परेचर में इसका तापमान, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ मुख्य फसलों की हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया गेहूँ, चावल हो गया, मोटे अनाज हो गए, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। इसके बाद आगे बात करें दालों को दलहन भी कहते हैं, और ये दालें भी खाद्यान्न के अंतर्गत आती हैं। जो भी फसलें खाने के काम आती हैं वो खाद्यान्न कहलाती हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलों की बात करें, गन्ना है, फिर ये तिलहन हो गई, तिलहन फसल, ये भी इनसे तेल निकाला जाता है, खाने के काम नहीं आती। चाय है, वाणिज्यिक चाय, कॉफ़ी है, बागवानी फसलें या साग सब्जियां, फल फूल वगैरह, इनकी खेती बागवानी कहलाती है। तो ये सारे फसलों के प्रकार हो गए। इसके बाद अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। यानी खेतों में जो टेक्नोलॉजी है, नई नई मशीनें हैं, वो प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। और संस्थागत सुधार का मतलब है इसके लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उनमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो ये हुआ आपका अध्याय कृषि। अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अगले अध्याय का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे बड़ा प्रश्न आपके नहीं आएगा, इससे केवल नक्शे, मानचित्र पूछे जाएंगे। तो देखिए, फिर भी खनिज वह वस्तु जो खनन प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है खनिज कहलाती है। खनिज धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटा गया है, और
तीसरा है ईंधन खनिज या ऊर्जा संसाधन इसको कहते हैं। तो ये खनिजों का प्रकार आप ध्यान रखें, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। कोयला, पेट्रोलियम जिनसे हम ईंधन प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। और जो धातुएं हैं जिनमें चमक होती है, जिनके तार बनाए जा सकते हैं, जिनमें बिजली प्रवाहित होती है, वो धात्विक और शेष अधात्विक। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मानचित्रों की। तो इसमें मानचित्र इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो मैं मानचित्रों के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ अजमेर हो गया, ये ब्यावर, ये दोनों राजस्थान में हो गए। इधर ये कटनी मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश हो गया, बालाघाट मध्य प्रदेश हो गया, नागपुर महाराष्ट्र में दिखाना है आपको, भंडारा महाराष्ट्र में हो गया। इसके बाद और हम बात करें चंद्रपुर, देख लें चंद्रपुर की जगह, ये भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, बेलाडिला छत्तीसगढ़ में दिखाना है आपको। और सुंदरगढ़ उड़ीसा में, और गोवा है ये भी उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में दिखाना है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में दिखाना है आपको। इसके बाद हम बात करें इस वाले हिस्से की, दक्षिणी भारत में, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में, मार्मागोवा गोवा में, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुरू, चिकमंगलुरु, मंगलुरु, कुद्रेमुख, शिवमोग, ये सब कर्नाटक में। इसके बाद हम नेल्लोर है, नेल्लोर तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और हम बात करें कुछ क्षेत्रों की, तो देखिए यहाँ ये लौहअयस्क क्षेत्र यहाँ दे रखे हैं, ये लाल रंग से लौहअयस्क, तो ये लाल रंग के जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सब को देख लें, ये लौहअयस्क की खाने हैं। और ये जो लाइनिंग के द्वारा दिखा रखा है ये लौहअयस्क के क्षेत्र हैं। इसके बाद लौहअयस्क निर्यातक पत्तन यानी बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह वो जगह जहाँ पानी के जहाज़ों में वस्तुएं उतारी और लदी जाती हैं, तो वहाँ लौहअयस्क निर्यातक पत्तन यहाँ दे रखे हैं। तो ये देखिए मैंने पारादीप, विशाखापत्तनम आपको बताए, मार्मागोवा बताया, ये सब लौहअयस्क निर्यातक पत्तन है। तो ये नक्शा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले नक्शे की हम बात करें, अगले मानचित्र की बात करें, तो देखिए ये मानचित्र एक आपका ये दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को देखते हैं। ये कलोल, वडोदरा, अंकलेश्वर, हजीरा, ये सब गुजरात में है। अंकलेश्वर, हजीरा, वडोदरा, कलोल, ये काली लाइन जा रही है, ये पाइपलाइन है, इसको भी ध्यान रखें। इसके बाद सोनीपत और गुरुग्राम, ये दोनों हरियाणा में है। और दिल्ली आप जानते ही हो, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, आंवला उत्तर प्रदेश में, और जगदीशपुर और औरैया ये दोनों उत्तर प्रदेश में। विजयपुर मध्य प्रदेश में, सिंगरौली ये भी मध्य प्रदेश में, झाबुआ मध्य प्रदेश में, इनका ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करें बोकारो, ये झारखंड में, झरिया झारखंड में, बोकारो और झरिया दोनों झारखंड में। रानीगंज अगर पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में आपको दिखाना है। कोरबा अगर पूछा जाए तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, और तलचर उड़ीसा में दिखाना है। सिंगरैनी ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखाना है। अब देखिए यहाँ सिंगरौली और सिंगरौनी में कंफ्यूज नहीं हो, मैं दोनों को आपको क्लियर कर दूं। सिंगरौली ये है और ये सिंगरैनी, ये सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में दिखा रखा है और सिंगरौली दिखा रखा है मध्य प्रदेश में, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद आगे हम बात करें तो देखिए नेवली, नेवली तमिलनाडु में आपको दिखाना है। इसके बाद और हम बात करें इस पूर्वोत्तर यानी 7 बहनों की, तो यहाँ देखिए मैकम, डिगबोई, मोरन, शिवसागर, जंजी, नहरकटिया, नजीरा, ये सब आपको पूर्वोत्तर भारत में दिखाने। इसके बाद ये अगला मानचित्र, इसमें दे रखे हैं ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र यानी जिनसे बिजली बनाई जाती है, उन संयंत्रों की यहाँ बात की गई है, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए ये आपके हो गया दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली के पास में ही फरीदाबाद दिखाना है आपको। नरोरा उत्तर प्रदेश में, और हरदुआगंज भी उत्तर
प्रदेश में आपको दिखाना है। इसके बाद पनकी, ये पनकी ये आपको दिखाना है। इसके बाद रावतभाटा, ये राजस्थान में आपको दिखाना है। अब गुजरात की हम बात करें तो देखिए गुजरात के कुछ शहर हैं, गांधीनगर है, साबरमती है, ध्रुवरन है, वानकवाड़ी है और अहमदाबाद है, इनका ध्यान रखें। सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है, भुसावल महाराष्ट्र में है, उकई गुजरात में है, काकरापारा भी गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में, उरण महाराष्ट्र में, परली महाराष्ट्र, चंदपुर महाराष्ट्र, कोरड़ी महाराष्ट्र, इनका ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करें रामागुंडम, ये तेलंगाना में, और कोट्टागुंडम, रामागुंडम कोट्टागुंडम दोनों तेलंगाना में आपको दिखाने हैं। और ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नेवली तमिलनाडु में, इन्नौर तमिलनाडु, इनका ध्यान रखें। इसके बाद तूतीकोरन, तूतीकोरन ये भी तमिलनाडु में, ये बंदरगाह है। इसके बाद और आगे हम बात करें इधर, ये बरौनी बिहार में है, दुर्गापुर और संथालडीही कोलकाता ये सब पश्चिम बंगाल में, चंद्रपुरा झारखंड में दिखाना है आपको, तलचर में बता चुका हूँ उड़ीसा में, बोगईगांव असम, नामरूप ये भी असम में है। और बस ये सारे मानचित्र हो गए आपके, इन जगहों का ध्यान रखें। और इसी के साथ आपका ये अध्याय का रिवीजन कंप्लीट होता। अगला हमारा अध्याय है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग वह ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, या तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं से, कृषि वगैरह से जो उत्पाद आते हैं वो कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, या उद्योगों से ही, द्वितीयक क्षेत्रकों से भी बहुत सी वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती हैं। तो उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इसका वर्गीकरण की हम बात करें तो देखिए वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको समझ लें। कृषि आधारित यानी जिनमें कच्चा माल खेती से आता है। खनिज आधारित, ये कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के हो गए, कृषि आधारित, खनिज आधारित। यानी कच्चा माल अगर खानों से आता है, खनिजों से आता है तो खनिज आधारित, और खेती से आता है तो कृषि आधारित। अब है प्रमुख भूमिका, इनकी भूमिका क्या है। आधारभूत उद्योग यानी जो अन्य उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं, जैसे लोहे की मशीनें हैं तो लगभग सारे उद्योगों में ये काम आती हैं। तो लोहे के उद्योग किस में आ गए, आधारभूत उद्योग में। इसके बाद हम बात करें उपभोक्ता उद्योग, ये उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं जो बनाते हैं, जो आवश्यक वस्तुएं, जैसे चीनी है, दंतमंजन है, कागज़ है, ये सब किस में आ गए, उपभोक्ता उद्योग में। पूंजी निवेश के आधार पर ये फिर उद्योगों का वर्गीकरण कर रहा है। पूंजी निवेश का मतलब उसमें कितना पैसा खर्च किया गया है उद्योग को लगाने के लिए, इस आधार पर उद्योगों को बृहत और लघु आदि में बांटा गया है। इसके बाद हम बात करें स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी इनका मालिक कौन है। सार्वजनिक, यदि मालिक सरकार है तो सार्वजनिक उद्योग कहलाएंगे। किसी के व्यक्ति विशेष इसका मालिक है या कुछ लोग मिलके इसके मालिक हैं तो ये निजी क्षेत्र। और संयुक्त, जिसमें सरकार और निजी दोनों प्रकार से, कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा निजी व्यक्तियों का या किसी निजी संस्था का, तो ऐसे उद्योग संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। आगे हम बात करें सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें बहुत से लोग मिलकर अपना उद्योग चलाते हैं। इसको कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिक या दोनों के हाथों में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करें कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर, यानी इनमें से जो माल तैयार होगा वो अगर भारी है तो इसे भारी उद्योग कहेंगे, और हल्के उद्योग जो जिनमें माल का वजन घट जाता है, जैसे विद्युत उद्योग है, बिजली का कोई वजन नहीं होता, बिजली बिना किसी वाहन के केवल तारों द्वारा इधर से उधर प्रवाहित
की जा सकती है, तो इसको हल्के उद्योग कहेंगे। इसके बाद है कृषि आधारित उद्योग। इसमें अलग अलग दे रखा है, वस्त्र उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग में ही सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, इस तरह के इसमें बांटा गया है। और अगला उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित, जिसमें लोहा तथा इस्पात उद्योग या आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला उद्योग है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्रगलन यानी एल्युमिनियम को गलाने का उद्योग। रसायन उद्योग, अगला उद्योग रसायन उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग हो गया, ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उर्वरक उद्योग यानी खाद बनाना। मोटर गाड़ी उद्योग यानी कार हैं या 4 व्हीलर, दोपहिया वगैरह, वो सब बनाना इसके अंतर्गत आ गया। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। देखिए, उद्योगों से जो विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होता है उससे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उद्योगों द्वारा जो मुख्य प्रदूषण होते हैं उनमें वायु प्रदूषण, पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा है तापीय प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण, पांचवा मृदा प्रदूषण। यानी ये बहुत से सारे प्रदूषणों को उद्योग जन्म देते हैं। तो ये हुआ आपका उद्योग अध्याय का रिवीजन। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला हमारा अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं यानी अर्थव्यवस्था को जीवन देने वाली जो कुछ लाइनें हैं, जिनको हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी देश के विकास में देश की अर्थव्यवस्था को जो जीवन देती हैं, जो आगे बढ़ाती हैं, जिनके बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और इनमें से हम ज़्यादातर हमारी हैं परिवहन के साधन, संचार के साधन। तो देखिए, परिवहन के साधनों की हम सबसे पहले बात करेंगे। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो परिवहन के साधन देखिए, यहाँ आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन में आते हैं सड़क, रेल और पाइपलाइन। सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। घरेलू विमानन सेवा, ये वायु परिवहन में आ रहा है। घरेलू विमानन सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा। अब घरेलू विमान सेवा को भी 2 भागों में बांटा गया, सार्वजनिक और निजी विमान सेवा। फिर से सुनिए, स्थल परिवहन की अगर हम बात करें तो इसमें सड़क यानी जो ज़मीन पे जो परिवहन की संसाधन है वो सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन हो गई। जल की हम बात करें तो आंतरिक, जब हम भारत की बात करें, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जब जल का परिवहन यानी नदियों के द्वारा जल परिवहन हो रहा है तो इसे आंतरिक जल परिवहन। और जब भारत के यहाँ से किसी दूसरे देश को समुद्र के द्वारा परिवहन हो रहा है तो इसको समुद्री परिवहन कहेंगे। घरेलू विमान सेवा, और घरेलू विमान सेवा में भी हमारी जो घर के अंदर यानी एक देश से उसी देश के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक जो विमान सेवा होती है वो घरेलू विमान सेवा, और दूसरे देशों के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की घरेलू विमान सेवाएं, सार्वजनिक और निजी, यानी सरकार के अंडर वाली सार्वजनिक। परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोना, ये परिवहन कहलाता है। परिवहन, यहाँ प्रश्न सड़क और रेल की तुलना की जाती है। तो देखिए, रेल जहाँ सस्ती पड़ती है, सड़कें वहीं घर तक भी हमारे सामान को या वस्तुओं को पहुँचाने के काम आती हैं। तो सड़क मितव्ययी है। देखिए, कम दूरी पे अगर हमको जाना है तो सड़क मार्ग से हम जाते हैं, कम दूरी पे वस्तुओं को सड़क मार्ग से भेजते हैं। अगला हमारा बिंदु है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग।
तो देखिए 4 जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनको 6 लेन से जोड़ने वाली जो सड़क है, 4 महानगरों का नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो कहलाता है, यहाँ देखिए ये पीले रंग की जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये कहलाती है स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए यहाँ ये दिल्ली, इस जगह पे दिल्ली, इधर ये यहाँ मुंबई, इधर ये चेन्नई और इधर ये कोलकाता, चारों शहरों को इसने जोड़ दिया, इसलिए ये चतुर्भुज बन गया, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग। वे मार्ग या वे सड़कें जो केंद्र सरकार के निगरानी में काम करती हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी केंद्र सरकार जिनकी रख रखाव का काम करती है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। राज्य राजमार्ग ये राज्य के जिला मुख्यालयों को या राजधानी से जोड़ने का काम करते हैं, इनके संचालन राज्य सरकार के PWD विभाग द्वारा किया जाता है। जिला सड़कें ये जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिले से जोड़ती हैं। अन्य सड़कें इन तीनों सड़कों के अलावा शेष जो सड़कें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये ध्यान रखें आप। अब है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें यानी भारत का जो बॉर्डर है, ये भारत की हम बात करें तो देखिए भारत का जो बॉर्डर है, इस पे हम बात करें तो यहाँ ये बॉर्डर पे जो सड़कें बनाई जाती हैं, ये सड़कें सीमांत सड़कें कहलाती हैं। और चूंकि ये सामरिक महत्व की होती हैं, क्योंकि दूसरे देश के किनारे पे और हमारे देश के किनारे पे इन सड़कों को या बॉर्डर पे इन सड़कों को हम बना रहे हैं, तो उस समय हमारे लिए समस्या हो सकती है, कोई दूसरा देश ऑब्जेक्शन कर सकता है, इसलिए इनको बनाने का काम एक विशेष संस्था करती है जिसका नाम यहाँ दे रखा है सीमा सड़क संगठन या BRO। इसका निर्माण 1960 में हुआ था। तो सीमांत सड़कें बनाने का काम BRO या सीमा सड़क संगठन करता है। इसके बाद हमारा है रेलवे लाइन। तो देखिए भारतीय रेल को 16 रेल खंडों में बांटा गया है। इसके बाद हम बात करें, भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। इसके बाद हम बात करें रेल की पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर रेल को 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार की रेल पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर होती हैं। बड़ी लाइन, इसमें दोनों पटरियों के बीच 1.676 मीटर की दूरी होती है। मीटर लाइन में 1 मीटर की दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच, गैप 1 मीटर का। और छोटी लाइन में 0.762 से लेकर 0.610 सेंटीमीटर तक इनके बीच का गैप हो सकता है। तो ये हमारी सड़कें और रेल लाइन हो गई। इसके बाद पाइप लाइनों की अगर हम बात करें तो पाइप लाइनों के द्वारा अशुद्ध तेल को या तो रिफाइनरी भेजा जाता है या फिर शुद्ध ऑयल को, जो प्राकृतिक तेल या प्राकृतिक पेट्रोलियम निकलता है, उसको इधर से उधर भेजने का काम ये पाइप लाइनें करती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की पाइप लाइनें हमारी पुस्तक में दे रखी हैं, उनको भी आप देख लें। इसके बाद जल परिवहन की मैंने बात की थी, तो जल परिवहन 2 प्रकार का, आंतरिक और समुद्री। आंतरिक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ कुछ हाईवे बनाए गए हैं जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग तो सड़कों को कहते हैं और जलमार्ग कहते हैं इनको, नदियों के अंदर जो मार्ग बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए हाईवे नंबर 1 1620 किमी लंबा है, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य। दूसरा सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी। केरल में पश्चिम तटीय समुद्र नहर कोट्टापुरम, इस पे भी बनाया गया है। और ये एक एक करके ये 4-5 महामार्ग जो जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग, उनको बनाया गया है। प्रमुख समुद्री पत्तनों की अगर हम बात करें
तो देखिए भारत में 12 प्रमुख वो हैं समुद्री पत्तन या बंदरगाह, इनको आप ध्यान रखें। और छोटे मोटे अनेक पत्तन और भी हैं, तो ये 12 पत्तन मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ नक्शे में। ये पारादीप है, इधर हल्दिया है और कोलकाता है। कोलकाता हल्दिया दो ये हो गए, पारादीप हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, कोच्चि ये केरल में, न्यू मंगलोर हो गया, मारमा गोवा ये गोवा में हो गया, और मुंबई में दो हैं, छत्रपति शिवाजी और जवाहरलाल नेहरू, और गुजरात में कांडला। तो ये आपके यहाँ दो हैं, इस तरह से 12 बंदरगाह आपके हो जाते हैं। तो इन 12 बंदरगाह परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, नक्शे में भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ये ध्यान रखें आप। तो इसी के साथ इस अध्याय का भी रिवीजन समाप्त होता है और ये आपकी पुस्तक हो गई समकालीन भारत।